वंदे, वंदे तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ रहा हूँ नन्ही। ये योजनाएं केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर चला रही है। लेकिन गांव की व्यवस्था तो पंचायत संभालती है न वंदे। फिर केंद्र सरकार की योजना का यहाँ पर क्या लाभ? लाभ है नन्ही। इन योजनाओं को चलाने का उद्देश्य समाज में संपन्नता, समानता एवं न्याय की स्थापना करना है। समाज में समानता तो कमजोर एवं पिछड़े वर्ग की आवश्यकताओं एवं मांगों को पूरा करके ही लाई जा सकती है। तो क्या केंद्र सरकार की योजनाओं में पिछड़े और कमजोर वर्ग का भी ख्याल रखा गया है? हाँ नन्ही, केंद्र सरकार की योजनाएं गरीब, पिछड़े एवं वंचित वर्ग को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा गांवों के लिए बनाई गई सभी कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य उन्हें विकसित बनाना, अर्थव्यवस्था को सुधारना, नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करना एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। तुम्हारे कहने का आशय ये तो नहीं कि केंद्र सरकारी योजनाओं के सहयोग से ही हमारे देश के गांव हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर वस्तुओं का निर्माण कर पाएंगे? हाँ नन्ही, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र अपनी हर आवश्यकता के लिए शहरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए सरकार की कोशिश है कि विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के सहारे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सहारे गांव में ही संसाधनों को बनाने की सारी सामग्री प्रदान करनी होगी ना। गांव वालों को आर्थिक व सामाजिक रूप से सक्षम बनाना होगा। हाँ नन्ही, सरकार ये सब कर रही है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। जम्मू कश्मीर मुख्यतः गांवों का प्रदेश है। यहाँ की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। आमतौर पर यहाँ का ग्रामीण जीवन खेती, बागवानी, पशुपालन और छोटे उद्योगों आदि पर निर्भर है। गौर से देखा जाए तो यही कार्य जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के आधार भी हैं। ऐसे में इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गांव के विकास के बिना प्रदेश का विकास हो सकता है। वैसे भी गांधी जी ने कहा था, अगर आप असली भारत को देखने की मंशा रखते हैं तो गांवों में जाएं, क्योंकि असली भारत तो गांव में ही बसता है। जम्मू कश्मीर का ग्रामीण जीवन वास्तव में सादगी, शोभा और सुंदरता की मिसाल है। यहाँ के लोग कठोर परिश्रम, सरल स्वभाव और मीठी बोली से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रदेश के गांवों में खुशहाली ही खुशहाली है। देश के अन्य गांवों की तरह यहाँ के गांवों में भी बेरोजगारी, अशिक्षा, पानी, बिजली, आवास, सड़क, सिंचाई आदि कई मुद्दे अहम हैं। यही कारण है कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर कई तरह की योजनाएं चला रही है। हम तो ये मंत्र लेकर के आए हैं, न जात पात, न भेदभाव, न ऊंच नीच, सबका साथ सबका विकास। इन योजनाओं को चलाने का उद्देश्य समाज में संपन्नता, समानता एवं न्याय की स्थापना करना है। केंद्र सरकार की योजनाओं से आज जम्मू कश्मीर के गांवों को कई तरह के फायदे हो रहे हैं। जैसे प्रदेश के गांवों में छोटे उद्योगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, शहरों पर निर्भरता कम हो रही है, गांव में ही रोजगार के भरपूर अवसर पैदा हो रहे हैं, बेरोजगारी कम हो रही है, कुपोषण की समस्या पर लगाम लग रही है, गांव से हो रहा पलायन रुक रहा है, दूसरे प्रदेशों और विदेशों के साथ आयात निर्यात सुधर रहा है।
आर्थिक एवं सामाजिक समानता आ रही है। स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण तेज हो रहा है। कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। वंदे, मैं सोच रही हूँ कि केंद्र सरकार किसी भी योजना को बनाने से पहले किन बातों का ख्याल रखती होगी। क्या योजना बनाने के भी कुछ चरण होते हैं? हाँ नन्ही, हर योजना बनाने के कुछ चरण होते हैं। जैसे योजना बनाने के चरण इस प्रकार हैं। उद्देश्य की स्थापना, योजना पर विचार, विकल्प की पहचान, विकल्प की तुलना, विकल्प का चयन, लागू करना। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उद्देश्य की स्थापना, योजना को बनाने से पहले लक्ष्यों को समझना जरूरी है। योजना किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जा रही है, सबसे पहले सरकार इस बात पर ध्यान देती है। योजना क्या होगी, योजना का मकसद क्या होगा, क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, वहां का समाज या कोई समुदाय सरकार से क्या प्राप्त करना चाहता है। प्रथम चरण में सरकार इन लक्ष्यों को निर्धारित करती है। योजना पर विचार, अपने द्वारा बनाई योजना पर सरकार विचार करती है। आमतौर पर सरकार जो भी योजनाएं बनाती हैं वो कुछ मान्यताओं और कुछ पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो कि सही और गलत दोनों हो सकते हैं। इसलिए सरकार जो भी योजना बनाती है उस पर कई तरह से विचार करती है। विकल्प की पहचान, सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उसके अन्य विकल्पों पर विचार करती है, जैसे समाज के किन वर्गों को अधिक सहायता की जरूरत है, सहायता कैसे दी जा सकती है, किस तरह की नौकरियों से समाज को सहयोग मिल सकता है, शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है आदि। विकल्प की तुलना, सभी विकल्पों की पहचान होने के बाद अब उनकी तुलना करना जरूरी है। इसलिए अपने लक्ष्यों पर गौर करते हुए, विचार करते हुए सरकार विचार करती है कि सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है। क्या कोई एक विकल्प दूसरे के मुकाबले कमजोर है? क्या कोई विकल्प बाकी अन्य विकल्पों से अधिक बेहतर है? इन बातों पर ध्यान देते हुए सरकार सभी विकल्पों पर तुलना करती है। ये करना जरूरी है क्योंकि उत्तम विकल्प ही लाभ, उत्पादकता व गुणवत्ता आदि को प्रभावित करता है। विकल्प का चयन, सभी विकल्पों की तुलना के बाद अब निर्णायक कदम उठाने का समय है। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार सही विकल्प का चयन करती है। लागू करना, सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं उसको लागू करती है। फिर तो योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ नन्ही, सरकार की हर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर योजना के कुछ महत्व होते हैं, जैसे योजना का महत्व, योजना समाज को दिशा प्रदान करती है। योजना असमानता को दूर करती है। योजना से समाज की कार्य क्षमता बढ़ती है। योजना नवीन विचारों को प्रोत्साहित करती है। योजना समाज के विकास में सहयोगी है। मुझे पिताजी ने बताया था कि हर योजना 5 क के नियमों पर काम करती है। ये 5 क होते हैं: क्यों, कब, क्या,
कहां, कैसे, कौन? हाँ, तुम ठीक कह रही हो नन्ही। सरकार भी योजनाओं को बनाते हुए न सिर्फ 5 क के नियमों का पालन करती है, इसके अलावा वह योजनाओं की कुछ विशेषताओं पर भी ध्यान देती है। जैसे योजना की विशेषताएं: बौद्धिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, व्यापकता, गतिशीलता, पूर्वानुमान, समन्वय। हाँ, इसी तरह की एक योजना का नाम तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है वंदे? हमारा देश तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है, फिर यहाँ किसानों के लिए योजनाओं की आवश्यकता क्यों है? तुम ठीक कह रही हो नन्ही। कृषि के क्षेत्र में भारत रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। हरित क्रांति के बाद से अनाज उत्पादन के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हैं। आज हमारे देश में अनाज उत्पादन अच्छे स्तर पर हो रहा है और उसके पीछे लाखों किसानों की मेहनत है। हाँ, यही कारण है कि किसानों को लोग अन्नदाता के नाम से सम्मानित करते हैं। हाँ नन्ही, किसान वास्तव में हमारे देश को अन्न देते हैं, लेकिन दुख की बात है कि आज उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उनकी सबसे बड़ी चिंता तो अपनी फसलों को खराब होने से बचाने की है। लेकिन फसलों को आखिर किन चीजों से खतरा है वंदे? फसलों को तो हर चीज से खतरा है। फसल किसी छोटे बच्चे की तरह होते हैं जिन्हें हर तरह से रक्षा की जरूरत होती है। अपने फसलों को बचाने के लिए हमारे देश के किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे असामान्य बारिश, आंधी, भीषण ठंड आदि के कारण उनको भारी नुकसान होता है। क्या फसलों की चिंता इतनी गंभीर है? हाँ, ये बहुत ही गंभीर विषय है नन्ही। कई बार तो ये नुकसान इतने बड़े होते हैं जिसकी भरपाई में किसान पाई पाई का मोहताज हो जाता है। इसलिए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। चलो मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। कृषि के क्षेत्र में भारत रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। हरित क्रांति के बाद से अनाज उत्पादन के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हैं। आज हमारी थाली में अगर भोजन है तो उसके पीछे लाखों किसानों की मेहनत है। शायद यही कारण है कि किसानों को लोग अन्नदाता के नाम से भी सम्मानित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस किसान को देश में इतना सम्मान दिया जाता है, उसी किसान को आज भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भी देश में किसान कई तरह की चिंताओं से घिरे हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता तो अपनी फसलों को खराब होने से बचाने की है। अपनी फसलों को बचाने के लिए हमारे देश के किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे असामान्य बारिश, आंधी, भीषण ठंड आदि के कारण उनको भारी नुकसान होता है। कई बार तो ये नुकसान इतने बड़े होते हैं जिसकी भरपाई में किसान पाई पाई का मोहताज हो जाता है। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और किसान को अपना भविष्य अंधकार में प्रतीत होने लगता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों को राहत देने के लिए ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जिसके बाद किसी भी कारण से जैसे ओले, सूखे, असमान बारिश, आंधी, भीषण ठंड आदि से फसल खराब होती है तो सरकार मुआवजा प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करना, किसानों की आय को स्थायित्व प्रदान करना, किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि को लाभकारी बनाना, कृषि के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करना, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना, कृषि में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। क्रियान्वयन एजेंसी मंत्रालय द्वारा नामित पैनल में शामिल AIC और कुछ निजी बीमा कंपनियां सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना में भाग लेती हैं। हालांकि किस राज्य में कौन सी निजी कंपनियां इस योजना में भाग लेंगी, इसका चुनाव वहां की राज्य सरकार करती है। बीमा कंपनियों के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। आमतौर पर कार्यान्वयन एजेंसी का चुनाव 3 साल की अवधि के लिए किया जाता है। तथापि राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश तथा संबंधित बीमा कंपनी यदि प्रासंगिक हो तो शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। योजना का प्रबंधन और निगरानी। राज्य में योजना के कार्यक्रम की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति जिम्मेदार होगी। हालांकि कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति भी इस योजना की निगरानी करेगी। नोडल बैंकों के बिचौलिए आगे मिलान के लिए किसानों की सूची और अपेक्षित विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, बैंक खाता नंबर, गांव आदि की सॉफ्ट कॉपी संबंधित शाखा से प्राप्त करेंगे। इस कार्य को ई-मंच के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। संबंधित बीमा कंपनियों से दावों की राशि प्राप्त करने के बाद वित्तीय संस्थाओं, बैंकों को 1 सप्ताह के भीतर दावा राशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करनी होगी। लाभार्थियों की सूची फसल बीमा पोर्टल एवं संबंधित बीमा कंपनियों की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। लाभार्थियों को क्षेत्रीय कार्यालयों, बीमा कंपनियों के स्थानीय कार्यालयों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा आवेदन हेतु दस्तावेज। आवेदन करने वाले किसान के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदान कार्ड का होना आवश्यक है। आवेदन करने वाले किसान के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसमें वर्तमान तिथि लिखी हो। आवेदन करने वाले किसान के पास जमीन का खसरा नंबर और खाता नंबर होना चाहिए। आवेदन करने वाले किसान के पास अगर अपनी जमीन नहीं है और वो किराए या लीज पर काम करता है तो उस जमीन का एग्रीमेंट पेपर होना चाहिए। आवेदन करने वाले किसान के पास अपना खुद का बैंक खाता होना चाहिए। इसी खाते में मुआवजे की राशि मिलेगी। खाते में जिस फसल की बुआई की गई है उसका सबूत। बता दें कि फसल की बुआई साबित करने के लिए किसान पटवारी या सरपंच से प्रमाण पत्र लिखवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक में जा सकते हैं। वहीं से आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वेब ब्राउजर में जाकर @pmfbygov.in टाइप करें। आपके सामने एक योजना का आधिकारिक लिंक आ जाएगा। अगर आप पहली बार इस पेज पर आए हैं तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। योजना का लाभ और इसके बारे में आगे की जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना अकाउंट
बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करने पर आपके सामने बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। सारी जानकारियों को सही तरह से भरने के बाद अब आपको अपने दस्तावेजों को अटैच करना है। दस्तावेजों को अटैच करने के बाद एक बार फिर अपने द्वारा दी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें। सारी जानकारी सही होने पर अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपका पंजीकरण संपन्न हो जाएगा। वाह, इस तरह से तो हमारे किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हाँ, इस तरह से हमारे किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वैसे आत्मनिर्भर से याद आया कि सरकार भी आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रही है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान तो कोरोना महामारी को देखते हुए चलाया गया था ना बंदे? मैंने भी समाचार में इसके बारे में देखा था। हाँ नन्ही, कोरोना का प्रभाव पूरी दुनिया पर हुआ है। इसने हर क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका सबसे खराब प्रभाव तो अर्थव्यवस्था पर ही पड़ा है। हाँ, आज भी इस वायरस के कारण हमारी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। हाँ, इसलिए इस परेशानी को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की थी। चलो मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कोरोना महामारी का प्रभाव पूरी दुनिया पर हुआ है। इसने हर क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका सबसे खराब प्रभाव तो अर्थव्यवस्था पर ही पड़ा है। आज भी इस वायरस के कारण हमारी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस परेशानी को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। जम्मू कश्मीर के लिए आत्मनिर्भर भारत का महत्व। जम्मू कश्मीर के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना किसी वरदान की तरह है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से किसान, कामगार वर्ग, गरीब नागरिक, काश्तकार, प्रवासी मजदूर, कुटीर उद्योग के कर्मचारी, मुर्गी पालक, पशुपालक आदि अपना जीवन सम्मान के साथ जी रहे हैं। गांव के उत्पाद और स्थानीय सामानों को बाजार में पहचान मिल रही है, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ रही है और वो पैसा कमाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक तरह से अम्ब्रेला योजना है, जिसके अंदर कई तरह की योजनाएं शामिल हैं, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना,
ECLGS 1.0, Emergency Working Capital Funding, Special Liquidity Scheme for NBFC HFC, Liquidity Injection for Discoms, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। वाह, इस तरह से तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमारे गांव की भूरी चाची भी आत्मनिर्भर हो जाएगी। हाँ, हमारे गांव की भूरी चाची भी आत्मनिर्भर हो जाएगी। वैसे तुम्हें मालूम है, भूरी चाची जैसी सभी महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना चला रही है। मास्टर जी बता रहे थे कि सशक्त समाज के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। दोनों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। हाँ, महिलाओं को आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पुरुषों के समान ही सशक्त होना चाहिए। भारत का संविधान भी महिलाओं को समानता की गारंटी देता है ना वंदे? हाँ नन्ही, तुम और मैं बिल्कुल एक दूसरे के समान ही हैं। हमारे साथ लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से पीछे है, इसलिए समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन जैसी योजनाएं चला रही है। मुझे इस योजना के बारे में विस्तार से बताओ वंदे। हाँ, इस योजना के बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सशक्त समाज के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। दोनों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। इसलिए महिलाओं को आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पुरुषों के समान करना आवश्यक है। भारत का संविधान भी महिलाओं को समानता की गारंटी देते हुए ये कहता है कि आपके साथ लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यही कारण है कि महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना चलाई। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को सरकार द्वारा मुफ्त सिलाई मशीन दी जा रही है। बता दें कि योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र की महिलाएं उठा सकती हैं। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना क्या है? फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। ये योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। योजना के तहत सरकार महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान करती है। योजना की मुख्य विशेषताएं। इस योजना के तहत महिलाओं को हर राज्य में मुफ्त सिलाई मशीन दी जा रही है। योजना महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। योजना का लाभ 20 से 40 वर्ष की महिलाएं उठा सकती हैं। योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। निम्न पात्रता का होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदनकर्ता की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विधवा, अनाथ व दिव्यांग महिलाओं को इस योजना में विशेष तरजीह दी जाएगी। प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज: तहसीलदार द्वारा प्राप्त आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र। अगर महिला दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र। अगर महिला विधवा अथवा अनाथ है तो विधवा या अनाथ प्रमाण पत्र। पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें महिला का नाम और वर्तमान तिथि लिखी हो। फ्री सिलाई मशीन योजना 2021 में आवेदन करें। प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म आपको अपने पंचायत कार्यालय पर मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से डाउनलोड करें आवेदन फॉर्म। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको प्रधानमंत्री सिलाई योजना के आवेदन फॉर्म का
ऑप्शन मिलेगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करें और इसका प्रिंट निकाल लें। प्रिंट फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियों को भरें, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि। सभी जानकारी सही से भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। इस आवेदन फॉर्म को अपने पंचायत कार्यालय में जमा करवा दें। आपके द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के कुछ दिन बाद ही आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना से तो वास्तव में महिलाएं समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन इकबाल दादा जैसे लोगों का क्या होगा वंदे? इकबाल दादा तो अब बहुत बूढ़े हो चले हैं। बुढ़ापे में उनकी कार्य क्षमता भी कमजोर पड़ गई है। हाँ, मुझे इसी बात का तो डर है कि कहीं हमारे समाज का व्यवहार उनके प्रति खराब ना हो जाए। बुढ़ापा उम्र का वो पड़ाव है जिससे हर किसी को गुजरना है। पिताजी कहते हैं कि जीवन की अनमोल और खूबसूरत घटनाओं को सच्चे रूप से अनुभव करने का मौका तो हमें इसी उम्र में मिलता है। हाँ, ऐसे तो दादी भी कहती हैं कि बुढ़ापा उम्र का वह सुनहरा दौर है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को भरपूर रूप से जी लेने के बाद उसका निचोड़ अपने मन में संजोता है। लेकिन बुढ़ापे में भी इंसान को पैसों की आवश्यकता तो होती ही है। हाँ, इसलिए तो सरकार अटल पेंशन योजना चला रही है। चलो मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। बुढ़ापा उम्र का वो पड़ाव है जिससे हर किसी को गुजरना है। जीवन की अनमोल और खूबसूरत घटनाओं को सच्चे रूप से अनुभव करने का मौका हमें इसी उम्र में मिलता है। वास्तव में बुढ़ापा उम्र का वो सुनहरा दौर है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को भरपूर रूप से जी लेने के बाद उसका निचोड़ अपने मन में संजोता है। ये खुशी और आत्मसंतुष्टि का वो दुर्लभ दौर है जब लंबे इंतजार के बाद संतोष का मीठा फल चखता है। शायद यही कारण भी है कि बुढ़ापे को बचपन का दूसरा रूप भी कहा जाता है, लेकिन बुढ़ापे के सिक्के का एक पहलू और है जो दुर्भाग्य से बहुत ही डरावना और दिल दुखाने वाला है। बुढ़ापे में कार्य क्षमता कमजोर पड़ जाने के कारण अक्सर समाज में इंसान हाशिए पर चला जाता है। अक्सर लोगों का व्यवहार बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा नहीं होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। योजना के मुख्य बिंदु: इस योजना के माध्यम से पति और पत्नी को अलग अलग अकाउंट के जरिए प्रति माह 10,000 रुपए तक पेंशन मिल सकती है। इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था। उस समय इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलता था। हालांकि बाद में इस योजना को सार्वभौमिक कर दिया गया। आज 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय इस योजना का लाभ उठा सकता है। जिसके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वे इसमें आसानी से निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है। इस योजना के तहत निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करता है। योजना के अंतर्गत अधिकतम 5,000 रुपए मासिक तक की पेंशन मिल सकती है। ये एक सुरक्षित निवेश है जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है। इस योजना के तहत आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने
5,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। अगर पति पत्नी की उम्र 35 साल है तो उन्हें हर महीने 902 रुपए अपने अपने अटल पेंशन योजना अकाउंट में डालने होंगे। गारंटीड मंथली पेंशन के अलावा अगर पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो जीवित साथी को जीवन यापन के लिए 8.5 लाख रुपए मिलेगा। साथ ही हर महीने उसे पूरी उम्र पेंशन भी मिलती रहेगी। अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इनमें से टैक्सेबल इनकम को घटा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है। कुल मिलाकर इस योजना में 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। पैसा जीवन नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता जीवन के हर पड़ाव पर होती है। हर इंसान को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती ही है। हाँ नन्ही, जीवन का एक पड़ाव तो ऐसा भी आता है जहाँ आमतौर पर इंसान अपने जीवन भर की बचाई पूंजी से ही अपना गुजारा करता है। नौकरी की उम्र समाप्त होने के बाद भी तो इंसान को पैसों की आवश्यकता होती ही है। हाँ, जैसा कि हमने अभी बात की, पैसों की आवश्यकता तो हर उम्र में होती है। हाँ, तो बुढ़ापे में इंसान के पास काम करने की क्षमता तो होती नहीं है। ऐसे में इंसान बुढ़ापे में किस तरह हर महीने पैसे प्राप्त कर सकता है? इसके लिए भी सरकार ने एक योजना चलाई है, जहाँ लोग महीने में बहुत ही कम पैसा निवेश करके बुढ़ापे में पेंशन पा सकते हैं। इस योजना का क्या नाम है वंदे? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। चलो मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। पैसा जीवन नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जीवन के हर पड़ाव पर इंसान को पैसे की आवश्यकता होती है। जीवन का एक पड़ाव तो ऐसा भी आता है जहां इंसान अपने जीवन भर की बचाई पूंजी से ही अपना गुजारा करता है। पैसों की बचत करना हर इंसान के लिए जरूरी है, इसलिए हर शख्स चाहता है कि जब उसकी नौकरी छूटे तो भी उसके पास हर महीने पैसे आते रहें। अगर आप भी नौकरी की उम्र समाप्त होने के बाद हर महीने पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। दरअसल सरकार ने एक योजना चलाई है जहां आप महीने में बहुत ही कम पैसा निवेश करके आखिरी समय में पेंशन पा सकते हैं। हालांकि इस तरह की योजनाएं निजी कंपनियां भी चला रही हैं, लेकिन सरकारी स्कीम में निवेश इसलिए सुरक्षित रहता है क्योंकि वहां जमा किया गया पैसा डूबता नहीं है। ऐसे में अगर आप अपने भविष्य और रिटायरमेंट को लेकर गंभीर हैं तो इस सरकारी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना में आप 55 रुपए महीने जमा करवा कर रिटायरमेंट के समय 3,000 रुपए मासिक पेंशन कमा सकते हैं। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। ये योजना देश के छोटे एवं सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसलिए छोटे एवं सीमांत किसान इस योजना में हर महीने पैसे जमा करने की शर्त के मुताबिक निवेश कर सकते हैं। निवेश करने वाले किसानों की आयु 18 से 40 साल होनी चाहिए।
जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या इससे कम खेती योग्य भूमि है वही इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर लाभार्थी की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो योजना के तहत मिलने वाली पेंशन उसकी पत्नी को मिलेगी। योजना के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत आपको 50% प्रीमियम का अनुदान करना है, बाकी 50% अनुदान केंद्र सरकार करेगी। इस स्कीम का उद्देश्य बुढ़ापे में किसानों को सहारा देना है। योजना से बुढ़ापे में भी भारत के किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे। योजना बुढ़ापे की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है, जैसे आधार कार्ड, मतदान कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत का खसरा नंबर, खेत की खतौनी, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। इन सभी योजनाओं से तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत सुधर जाएगी नन्ही। हाँ, अर्थव्यवस्था की सेहत तो सुधरेगी ही बंदे, लेकिन लोगों की सेहत का क्या? लोगों की सेहत के लिए भी तो योजनाएं होनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो नन्ही। जनता की सेहत भी जरूरी है और इसके बारे में हमारे प्रतिनिधियों को जरूर सोचना चाहिए। सरकार भी लोगों की स्वास्थ्य को सुधारने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट चला रही है। चलो मैं इसके बारे में भी तुम्हें बताता हूँ। फिट इंडिया अभियान भारत में एक देशव्यापी आंदोलन है जिसका लक्ष्य लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग करना है। ये अभियान लोगों को शारीरिक गतिविधियों और अपने दैनिक जीवन में खेल को शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। इस अभियान को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 में शुरू किया गया। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। इस अभियान को गांव स्तर पर ले जाने के लिए हमारी पंचायतें कई तरह के कार्य कर सकती हैं, जैसे फिट इंडिया अभियान के तर्ज पर ग्राम, तालुका एवं जिला स्तर पर स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को खेल कूद के प्रति प्रोत्साहन, खेल कूद कार्यक्रमों में महिलाओं को प्रोत्साहन, ग्राम, तालुका एवं जिला स्तर पर ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग की व्यवस्था, पंचायत बजट में खेलों को शामिल करना, गांव के युवाओं को गलत संगत और नशे से दूर खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए बैठक का आयोजन। इन योजनाओं के माध्यम से तो हमारा देश सच में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि चारों तरफ खुशहाली होगी, उमंगों की हरियाली होगी, हम सभी करेंगे प्रयास, तो गांव-गांव होगा विकास। जय हिंद, जय भारत।